एमसीक्यू बुकलेट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कैलकुलेट टोटल एनपीए। चैट में लिख के बताना मेरे को। दिल्ली गवर्नमेंट ने गारंटी करा था, केजरीवाल, हालांकि अब केजरीवाल नहीं है उधर, 29 लाख फॉर मोर देन 2 years। क्या एनपीए बनाना चाहिए क्या? सर 90 डेज का ही लिमिट होता है, स्टेट गवर्नमेंट वालों को तो 91st डे पे एनपीए बना देता हूं। यहां पे तो 2 साल से ज्यादा हो गए, मैंने बोला 29 लाख को एनपीए बनाओ चुपचाप। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गारंटी किया, यानी मोदी जी, एनपीए मत बनाओ सर। मोदी जी से पैसा थोड़ी मांगोगे आप, वो तो जब मोदी जी धोखा देंगे तब एनपीए बनेगा। 6 लोन थे, 6 लोन गारंटीड, 3 ईच बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दिल्ली गवर्नमेंट, यानी 6 में से 3 किसने गारंटी करे थे? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 3 किसने करे थे? स्टेट गवर्नमेंट ने। 25 लाख रुपीस के लोन है। सर मोदी जी को छोड़ो, उसको एनपीए मत बनाना, स्टेट गवर्नमेंट को तो बनाओगे ना एनपीए। 25 लाख इंटू 3 यानी 75 लाख रुपए के एनपीए बनेंगे। 29 प्लस 75 लाख। सिंपल है क्या? देखो ओवर ड्यू फॉर मोर देन 3.5 मंथ्स, मैं बोलूं 90 डेज से ज्यादा हो चुका है। स्टेट गवर्नमेंट के केस में मैं 90 डेज देखता हूं, स्टेट गवर्नमेंट को मैं कोई रिलैक्सेशन नहीं देता। मोर देन 90 डेज हो जाते हैं मैं एनपीए बना देता हूं। तो बेसिकली तुमने इसमें कुछ नहीं करना, सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ दो, उसको एनपीए मत बनाओ। स्टेट गवर्नमेंट जहां जहां दिख रहा है एनपीए बना दो, क्योंकि मोर देन 90 डेज हो चुके हैं। देखो यहाँ पे मोर देन 2 years हो गए, इधर मोर देन 3.5 मंथ हो गए। तो 29 लाख प्लस 75 लाख मेरा एनपीए बन जाएगा। 29 प्लस 75 लाख 104 लाख। ओनली स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस विल बिकम एनपीए एज दे आर ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। सेंट्रल गवर्नमेंट को हाथ तक मत लगाओ। सिंपल है कि सिंपल नहीं है, बता देना। क्लैरिटी आती है, क्लैरिटी नहीं आती है, बता देना। सिमिलरली सर अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है, बोलता है सर एनपीए बताओ सर मेरे को टोटल। 7 लाख रुपए थे, इक्वली गारंटीड बाय सीजी एंड एसजी। 6 महीने से ज्यादा हो गया है, पैसा अभी तक पे नहीं किया गया। देख 90 डेज से ज्यादा होता है तो स्टेट गवर्नमेंट के केस में एनपीए बना ही देता हूं। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को माफ करो, स्टेट गवर्नमेंट है ना उसको एनपीए बना दो। कितना सर? देख 7 लाख है ना, इक्वल गारंटी किया था सीजी और एसजी ने, तो 7 के 2 टुकड़े कर, 7 लाख बाय 2 कितना? 3.5 लाख ईच हुआ, तो 3.5 लाख तेरा एनपीए बन जाएगा। सिंपल है। एनपीए कितना? ओनली स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड, क्योंकि ओवर ड्यू है फॉर मोर देन 90 डेज, 3.5 लाख। ये हो गया मेरा एनपीए। अब सर एक खतरनाक ट्विस्ट आ रहा है तुम्हारी जिंदगी में, देखना क्या बोल, सुनना बड़े ध्यान से, बहुत कड़क है। एक बात मैंने तुमको सिखाई थी, अगर तुमको याद हो तो, शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन, लॉन्ग टर्म क्रॉप लोन को मैं कब एनपीए बनाता हूं? शॉर्ट टर्म को तब बनाता हूं जब 2 क्रॉप सीजन हो जाते हैं और पैसा नहीं आता, क्योंकि देखो एस बनाने में 2 का एलिमेंट आ रहा है। लॉन्ग को कब बनाता हूं? जब 1 क्रॉप सीजन हो जाता है। याद देखो एल बनाने में एक दिखता है, आपको याद है तुमको? शॉर्ट टर्म को तब बनाता हूं एनपीए, शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन को, जब 2 क्रॉप सीजन हो गए, मेरे को पैसा मिल ही नहीं रहा है अभी तक, उसमें 90 डेज वगैरह नहीं देखता। यहां पे एक शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन था, अभी खाली 1 ही क्रॉप सीजन बीता है। क्या एनपीए बनाना चाहिए क्या? नहीं सर, एनपीए तो आप तब बनाते जब 2 क्रॉप सीजन बीतते हैं ना, फिर भी पैसा नहीं आता। अभी तो खाली 1 ही क्रॉप सीजन बीता है। क्या एनपीए बनाना चाहिए? 5 लाख रुपए थे, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए जो थे शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन के, इज नॉट एनपीए एज इट इज नॉट ओवर ड्यू फॉर 2 क्रॉप सीजन। अभी 2 क्रॉप सीजन हुए नहीं है, एनपीए नहीं बनाना चाहिए। ठीक है सर। सर तुमसे एक तो मांगा था क्वेश्चन में एनपीए, दूसरा इंटरेस्ट। जो जो एनपीए नहीं है ना वो तुमको इंटरेस्ट में डाल देने का। इंटरेस्ट कितना? बोले सर 5 लाख रुपए। एक क्रक्स बता देता हूं तुमको, ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए, या तो वो फिगर इंटरेस्ट में जाएगा या तो वो फिगर एनपीए में जाएगा। 5 लाख किस में गए? इंटरेस्ट में गए। 5 लाख हो गया मेरा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मांगा है ना तुमसे क्वेश्चन में, और जो 3.5 लाख थे वो एनपीए में गए। और मोदी जी को तो कभी हाथ लगाना ही मत, जब तक वो ना बोले ना कि भी मोदी जी ने धोखा दिया, तब तक मोदी जी को हाथ लगाओ ही मत। सिंपल है, लिखना हो तो लिख दो, या तो तुम इंटरेस्ट में डालोगे कोई पैसा, या तो एनपीए में डालोगे। सिंपल है। हाँ, ये 5 लाख रुपए इंटरेस्ट में डाल दिए, 3.5 लाख एनपीए में डाल दिए, बाकी मोदी जी वाले फिगर को हाथ तक मत लगा। ना क्या बोलता है मॉड्यूल क्वेश्चन है, बैंक ने कुछ एनपीए बेचे हैं अप्रैल 2023 में। एनपीए के लिए मैंने तुमको एक बात बताई थी, आप खाली वैसे ही एनपीए बेच सकते हो
जो कि एटलीस्ट 2 ईयर्स पुराने हो। ऐसे ही एनपीए बेचना जो कि एटलीस्ट 2 साल पुराने होने चाहिए। अप्रैल 2023 में तुमने बेचे हैं, यानी तुम कौन से एनपीए बेच सकते हो? मैं बोलूं अप्रैल 2021 या उसके पहले वाले बेच सकते हो, 2 साल पुराने ना। हाँ सर, देख ये 2019-20 का एनपीए है, यानी अप्रैल 21 के पहले का है। बेचू के ना बेचू? बोले बेच दे सर। ये 2018-19 का है, बेचू के ना बेचू? बेच दे सर। ये 2017-18 का है, बेचू के ना बेचू? बेच दे सर। ये 2020-21 का है, बेचू के ना बेचू? बेच दे सर। तुम समझ रहे हो ये सारे कौन से हैं? ये अप्रैल 21 से पहले के, देखिए ये भी 2020-21 यानी मार्च 21। ये सारे कौन से हैं? मैंने बोला ये सारे वो एनपीए हैं जो कि अप्रैल 21 से पुराने हैं। लेकिन ये वाला देख, बी वाला देख, बी वाला 2021-22, यानी कि ये तो मैं बोलूं ये साल का है 21-22। क्या ये बेचू के ना बेचू? बोले नहीं सर, ये बी वाले एनपीए को तू मत बेच, बाकी सब बेच दे, बाकी सारे बेच दे। अब देख सवाल इस पे था सेल का, मैं तेरे को क्या बोला था, तू डायरेक्टली सेल के पॉइंट लिखेगा चलेगा क्या? नहीं, पहले तेरे को कॉमन पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे जो मैंने तेरे को एनपीए के सिखाए थे, फिर तू सेल वाले पॉइंट लिख। फिर तू क्या बोल, ओनली सच एनपीए सोल्ड विच रिमेन एनपीए फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स। ऑल एनपीएज आर प्रायर टू अप्रैल 2021 है, यहाँ पे सारे के सारे अप्रैल 2021 के पुराने ही है। बोले हाँ सर, लेकिन बी वाला जो है ना वो एकदम ताजा ताजा है, तो उसको तू नहीं बेच सकता। सेल ऑल एनपीएज एक्सेप्ट बी एज इट हैज रिमेन्ड एनपीए फॉर लेस देन 2 ईयर्स। जो बी वाला है वो ताजा ताजा है, लेस देन 2 ईयर्स वाले उसको नहीं बेच सकता, बाकी सारे बेच दे। शंकर लखवानी की स्पेशल टिप है, अगर तो क्वेश्चन इज अबाउट सेल और परचेज ऑफ एनपीए, राइट कॉमन पॉइंट्स फर्स्ट एंड देन राइट स्पेसिफिक पॉइंट्स। ठीक है? बोले ठीक है सर, पहले कॉमन पॉइंट लिखेंगे फिर स्पेसिफिक पॉइंट लिखेंगे। एनपीए हैविंग रिकवरेबल अमाउंट ऑफ 55 लाख इज सोल्ड फॉर 56 लाख। 55 लाख का एनपीए मैंने 56 लाख में बेचा, क्या 1 लाख में प्रॉफिट में जाऊंगा क्या? मैं तेरे को मना कर चुका हूं। अगर तो तेरे को कभी भी प्रॉफिट हुआ ना, तू प्रॉफिट के रूप में उसको रिकॉग्नाइज मत करना, तू उसको यूज करना टू मीट शॉर्टफॉल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ अदर एनपीए। कभी तेरे को फ्यूचर में लॉस होगा ना, उसके सामने तू उसको फिटूस करना, अभी तू प्रॉफिट के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। क्रेडिट एक्सेस 1 लाख टू प्रोविजन फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ एनपीएस। फ्यूचर में लॉस होगा तो उसके सामने तू इसको फिटूस करना, यानी उसके लिए तो प्रोविजन बना दे। डोंट क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कभी भी इसको प्रॉफिट में मत डालना। सर देख 90 डेज में मैं इसको एनपीए बनाता हूं, क्या ये 90, देख रीपेमेंट की डेट आ जाए ठीक है, लेकिन है ना बोरोवर मेरे को दे ही नहीं रहा है पैसा, मैं 90 डेज तक प्राणायाम करूंगा उसके बाद एनपीए बनाऊंगा। लेकिन क्या 90 डेज में डायरेक्टली लूं क्या? बोले नहीं सर, एक स्टेप होता है। पहले 30 डेज आप इसको SMA 1 बनाओ, अगले 30 डेज आप इसको SMA 2 बनाओ, और अगले 30 डेज में आप इसको एनपीए बनाओ। 30-30-30 का एक प्रोसीजर अपन खेलेंगे, ठीक है? बोले ठीक है सर। ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली अपन इसको एनपीए में क्लासिफाई करते हैं, पहले SMA 1 फिर SMA 2 फिर एनपीए। SMA इज नथिंग बट स्पेशल मेंशन अकाउंट। बोले ठीक है, समझ गए सर। अब देख क्या हुआ, ड्यू डेट थी 31 मार्च 23, यानी इस दिन रीपेमेंट मेरे को मिलने वाला था, लेकिन ड्यूज आर नॉट रिसीव्ड ऑन 31 मार्च, यानी मेरे को पैसा मिला ही नहीं। अकाउंट ओवर ड्यू ऑन 1 अप्रैल। भाई बैंक को अगर 31 मार्च को पैसा नहीं मिला, बोरोवर ने डिफॉल्ट माना, तो क्या बैंक अगले दिन आकर के बोलेगी क्या डिफॉल्ट हो गया, या उसी दिन पता चलेगा? चैट में लिख के बताना सर। सर जो पता चलेगा उसी दिन पता चल जाएगा। 31 मार्च को 4 बज गई, अगर नहीं आया अभी तक बोरोवर, तो मैं बोलूं ना भाई ये तो भाई धोखेबाजी, अगले दिन की राह क्यों देखनी है? ये लोग पता है क्या बोलते हैं, 31 मार्च आ गई, हम अगले दिन गिन रहे हैं कि यार ये भाई ने तो धोखा दे दिया। नहीं सर, आपको तो उसी दिन डे एंड पे पता चल जाएगा। सुनना बड़े ध्यान से, जो भी होता है ना डे एंड पे होता है, यानी तुम SMA उसको बनाते हो, ओवरड्यू बनाते हो, एनपीए बनाते हो, सब डे एंड पे पता चल जाता है। यानी यहाँ पे आपने क्या बोला, ड्यू डेट 31 मार्च है ना, तो भाई तुमको 31 मार्च ही लेनी है डेट ऑफ ओवरड्यू। तुमने क्या किया है ना, डेट ऑफ ओवरड्यू बनाई है 1 अप्रैल को,
क्या बैंक के इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर है क्या, ये अपने को बताना है। इवेल्युएट इंटरनल कंट्रोल, मैं बोलूंगा नहीं सर इंटरनल कंट्रोल आर नॉट एज पर रेगुलेटरी गाइडलाइन, बैंक को पता ही नहीं है। अरे उसी दिन तुमको पता चल जाएगा ना, अगले दिन क्यों बना रहे हो तुम उसको। आज 4 बजे नहीं आया यानी अभी नहीं आएगा, अब क्या मैं उसको उसी दिन एनपीए बनाऊं क्या, मैंने बोला नहीं सर, पहले एसएमए 1 में डालो, फिर एसएमए 2 में, फिर एनपीए में। अब मेरी बात सुनो, 31 मार्च को वो नहीं आया, ये जो 90 डेज की कैलकुलेशन चालू होगी वो कब से होगी, उसी दिन से चालू होगी अगले दिन से। बोला सर कैलकुलेशन अगले दिन से चालू करो, वो दिन तो खत्म हो गया ना, तो 1 अप्रैल से चालू करो कैलकुलेशन। आप उसको ओवर ड्यू का डेट वही रहेगा 31 मार्च, लेकिन कैलकुलेशन अगले दिन से चालू करो। बोले 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल, 30 दिन होते हैं, आप उसको एसएमए 1 बना दो। कब, बोले 30 अप्रैल को, समझ गए। 30 अप्रैल को क्या बना दो, बोले सर एसएमए 1 बना दो 30 दिन के बाद। सर अगले 30 दिन लो, 1 मई से 30 मई, 30 मई को आप उसको एसएमए 2 बना दो। ठीक है सर, 30 मई को एसएमए 2 बना देंगे। और सर अगले 30 दिन लो, 31 मई से 29 जून, आप उसको एनपीए बना दो 29 जून को। सिंपल है क्या, कैलकुलेशन अगले दिन से चालू होगी। अब यहां पे क्या किया इन लोगों ने, एसएमए 1 बनाया है 1 मई को, जो कि गलत है, एसएमए 2 बनाया है 31 मई को, पर एनपीए बनाया है 30 जून को, तो इन लोगों ने गलत डेट रखी है, मेरे को असली डेट लिख देनी है। सर बोला है लिस्ट डाउन ऑल द मंथ्स हुज डेट हैज बीन सिलेक्टेड इनअप्रोप्रिएटली फॉर कैलकुलेशन ऑफ एसएलआर कंप्लायंस। एसएलआर कंप्लायंस के लिए मैंने तुमको बोला था कोई भी डेट ले लो, लेकिन फ्राइडे मत लेना, क्योंकि फ्राइडे को मेरे को देखना होता है पिक्चर, याद है। जहां जहां फ्राइडे है तुम बोलो ये इनअप्रोप्रिएट मंथ है। फ्राइडे है जून, फ्राइडे है जुलाई, और कहां फ्राइडे, फ्राइडे अक्टूबर। जून जुलाई अक्टूबर के मंथ्स इनअप्रोप्रिएट है। देखो जून जुलाई अक्टूबर, बाकी सारे एकदम चंगे हैं। कुछ दिमाग लगाया क्या सर, कुछ दिमाग ही नहीं लगाया, खाली एक ही चीज देखनी है, जहां जहां फ्राइडे है ना वो मैं बोलूंगा इनअप्रोप्रिएट मंथ है। सर बाकी फैक्टर जैसे कि देखो अप्रैल मई में भी आपने 6th डेट चुनी है, वो सब देखना ही नहीं है, मेरे को खाली फ्राइडे देखना है, फ्राइडे। बोले ठीक है। सर डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी वाला नवंबर 24 एग्जाम का एमसीक्यू क्लास में डिस्कस किया था, तो ये वापस से डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ठीक है, वो अपन ने उस टाइम डिस्कस किया था। 23rd वाला चलो डिस्कस कर देता हूं, लेकिन उसके पहले मैं तुमको कैलकुलेशन तो दिखा ही देता हूं भाई। आओ तुमको दिखाऊं कैसे अपन कैलकुलेट करते थे एसएलआर। पड़ोस में है ना कोई तो गरबा कर रहा है, गरबा। गुजरात में है ना भाई, गरबा चलता है, गरबा। देखो याद है ये पूरा एसएलआर का अपन ने देखा था, एक्सक्लूजन के आइटम, इंक्लूजन के आइटम, याद है कैसे सारे अपन ने देखे थे। इस ईयर मैंने भी मिस किया गरबा सर, क्यों अक्षत भाई, करके आता ना। ये आइटम्स कुछ इंक्लूजन में अपन ने देखे थे, बोले हाँ सर। एक्सक्लूजन में अपन ने कुछ आइटम देखे थे, बोले हाँ सर देखे तो थे, ऐसा हमको धुंधला धुंधला याद तो आता है, बोले हाँ सर। अब देखो तुमको दिखाता हूं, एकदम गरबे की है ना उल्टू आवाज आ रही है। देखना क्या बोलता है। टोटल लायबिलिटी थी 200 करोड़ की, ठीक है, बोले हाँ सर टोटल लायबिलिटी थी 200 करोड़ की। इट इंक्लूड्स मार्जिन हेल्ड फॉर फंडेड फैसिलिटीज ऑफ 3 करोड़। सर मार्जिन का पैसा आपको एक्सक्लूड करना पड़ता है, ये बात मैंने तुमको बताई थी, माइनस कर दो सर 3 चुप्पे चाप। क्रेडिट बैलेंस होता है 4 करोड़ का, मैं बोलता सर क्रेडिट बैलेंस है ना, वो है ना भाई, आप मत करो एक्सक्लूड। क्रेडिट बैलेंस है आप एक्सक्लूड मत करो। एडवर्स बैलेंस है 2 करोड़ का नॉस्ट्रो मिरर अकाउंट का, इसको भी आप मत हटाओ सर। क्या बात कर रहे हो सर, नहीं हटाए सर, नहीं हटाओ सर। डिपॉजिट है सर, डिपॉजिट 6 करोड़ का, बोला देखो डिपॉजिट हटाना पड़ेगा, 200 माइनस 3 माइनस 6 191। सर क्या बात कर रहे हो, क्या क्या हटवाया आपने, एक तो आपने मार्जिन का पैसा हटवाया 3 करोड़ का, डिपॉजिट का पैसा हटवाया 6 करोड़ का।
ये दो चीज हटवाते हो, बाकी है ना सर नॉस्ट्रो मिरर अकाउंट को इंक्लूडेड रखो, क्रेडिट बैलेंस को इंक्लूडेड रखो। क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो? मैंने बोला सही बात कर रहा हूं, सही बात कर रहा हूं, सही बात कर रहा हूं। तुमको दिखाऊं मैं, तुमको दिखाऊं मैं? देखो बड़े ध्यान से, क्यों एक्सक्लूजन हुआ, क्यों इंक्लूजन हुआ, बड़े ध्यान से देखना। देख, याद है तुमको डिपॉजिट का पैसा अपन ने एक्सक्लूड किया था? बोले हाँ सर। वही तो मैं बोल रहा हूं, डिपॉजिट का पैसा किसमें था? आइटम एक्सक्लूडेड में था। डिपॉजिट का पैसा मेरे को एक्सक्लूड करना पड़ता है। बोले ठीक है सर। सर दूसरी बात बड़े ध्यान से सुनो, नॉस्ट्रो मिरर अकाउंट होता है ना, नॉस्ट्रो मिरर अकाउंट, उसको इंक्लूडेड ही रहने दो, उसको मत हटाओ। बोला था मैंने तुमको हाँ। और अगर कोई भी क्रेडिट बैलेंस होता है ब्रांच में तो इंक्लूडेड ही रहने दो। वही तो लिखा है वहां पे, क्रेडिट बैलेंस ऑफ ब्रांच लिखा है। अगर क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल होता ना तो एक्सक्लूड करना पड़ता, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है क्रेडिट बैलेंस ऑफ ब्रांच, तो ब्रांच वाले को है ना भाई छुओ मत, ब्रांच वाले को इंक्लूडेड ही रहने दो। सिंपल है सर। बोले हाँ सर, ब्रांच वाले को हम टच नहीं करेंगे, ब्रांच वाले को इंक्लूडेड ही रहने देंगे। क्लैरिटी आती, क्लैरिटी नहीं आती बता देना सर। देखना सर, लिखा है क्रेडिट बैलेंस फॉर ब्रांच 4 करोड़। मैंने बोला भाई इसको तुम टच मत करो। अगर तो बोलते हैं ना पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो फिर वो चीज अपनी माइनस हो जाती। सिंपल है सर, सिंपल है सर। ये भी देखो नवंबर 24 एग्जाम का एमसीक्यू था, ये भी मैंने डिस्कस किया था। सीआरईआर का कैलकुलेशन था बेसिकली, वापस से डिस्कस नहीं कर रहा। सुनो, ये दो बोरोवर थे एक्स और वाई। देखना सर इसमें से कौन स्टैंडर्ड है कौन एनपीए, ये देखना सर। ड्रॉइंग पावर इसकी औकात है, ये क्या है इसकी औकात। अब देखना 9 का ड्रॉइंग पावर है, इसने 9.61 का लोन लिया है। मैंने बोला औकात के बाहर जा रहा है। 9.25 9.55 का लोन लिया है, औकात के बाहर जा रहा है। 9.5 है, 9.6 का लोन लिया है, औकात के बाहर जा रहा है। 9.5 है, 9.75 का लोन लिया है, औकात के बाहर जा रहा है। तुम बताओ क्या इसको एनपीए कवर करें क्या? बोले हाँ सर, ये एक्स तो है ना एक नंबर का एनपीए है, एक्स शुड बी एनपीए। सर वाई की बात करो, देख 12 है ना, 12.5 का लोन लिया, नहीं औकात के बाहर गया। ड्रॉइंग पावर 12 है, उसने 12.5 का लोन लिया, लेकिन बाद में सुधर गया। 12.5 था ना, 12.25 लिया। औकात के अंदर 12.5 था तो 12.4 लिया, 12.5 था तो 12.5 ही लिया। यानी मैं बोलूं वाई तो जो है ना वो स्टैंडर्ड एसेट है, एकदम परफॉर्मिंग एसेट है। बाद में सुधर गया ना। बैंक ने क्या किया है, बैंक ने दोनों को स्टैंडर्ड एसेट के रूप में क्लासिफाई किया है। मैंने बोला बैंक का जो क्लासिफिकेशन है इम्प्रॉपर है। क्लैरिटी है कि क्लैरिटी नहीं है, जल्दी बता देना सर। अगला है ड्रॉइंग पावर कैलकुलेट करो, मई 25 का एग्जाम का एमसीक्यू। सुन लो सर, ड्रॉइंग पावर कैलकुलेट कैसे करते हैं देख लो सर, बड़े ध्यान से इसको देखना। ड्रॉइंग पावर कैलकुलेट करने के लिए मेरे को स्टॉक प्लस डेटर करना पड़ता है। समझ गए सर? बोले समझ गए सर। अब देख सर, स्टॉक का पैसा है 900 माइनस डैमेज स्टॉक करना पड़ता है 60 लाख का, लिखा है इंक्लूड डैमेज स्टॉक ऑफ 60 लाख। हाँ सर, एक होता है क्रेडिटर्स फॉर स्टॉक, क्रेडिटर्स फॉर स्टॉक होता है, ठीक है। अब सुनो बड़े ध्यान से, स्टॉक और डेटर्स का तुम टोटल करोगे ना सर, वो तुम्हारा बनता है ड्रॉइंग पावर। ड्रॉइंग पावर इज इक्वल टू स्टॉक प्लस डेटर्स, ठीक है। बोले ठीक है सर। क्वेश्चन में तुमको एक सैंक्शनड सीसी लिमिट दे रखी होगी, मैंने बोला वो इररिलेवेंट है, उस पर मेरे को ध्यान ही नहीं देना। यानी क्वेश्चन में तुमको एक सीसी लिमिट दे रखी होगी, मैं बोलूंगा भाई वो सीसी लिमिट गई भाड़ में। सिंपल है सर? बोले सिंपल है सर। सर स्टॉक कैसे निकालोगे? टोटल स्टॉक माइनस डैमेज स्टॉक माइनस क्रेडिटर्स फॉर स्टॉक। यानी कि टोटल स्टॉक कितना है 900 माइनस डैमेज स्टॉक कितना है 60 माइनस क्रेडिटर्स फॉर स्टॉक कितना है 140, यानी कितना बचता है 700 बचा 700। बोले हाँ सर 700 बचा मेरा आंसर स्टॉक। सर स्टॉक का मार्जिन कितना है? बोले 25% का मार्जिन है। सर मार्जिन हटा दो इसका, बचा कितना? बोले 75%। 25% तो मार्जिन में चला गया। बोले हाँ सर, मार्जिन 25% है तो 700 इज मल्टीप्लाइड बाय 75%, जो बच गया ना 100 माइनस 25%, बचा कितना 75%। अब 700 मल्टीप्लाइड बाय 75% किया तो आया 525 लाख। पता चला कि नहीं पता चला? अरे कुछ नहीं करा, स्टॉक का मैंने फिगर जो है ना किससे मल्टीप्लाई किया, मैंने बोला मार्जिन हटा दिया, बचे हुए 75% से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है सर, ये हो गया मेरा स्टॉक। सर व्हाट अबाउट डेटर? डेटर में भी है ना, डेटर में भी ऐसा ही होगा, बड़े ध्यान से सुन।
डेटर क्या होता है ना, टोटल डेटर माइनस डेटर्स फॉर मोर देन 90 डेज, ये होता है डेटर का फॉर्मूला। क्या करना है मेरे को, टोटल डेटर लेना है 800, उसमें से माइनस करने हैं डेटर्स फॉर मोर देन 90 डेज, यानी 100 माइनस कर देने हैं। 800 माइनस 100 बचे कितने सर, 700। सर 700 मेरे बचे, देख सर 700 के तेरे पास डेटर्स बचे हैं। सर मार्जिन कितनी दे रखी है, 40% की है ना मार्जिन दे रखी है क्वेश्चन में, देख डेटर्स की मार्जिन है 40%। अब भाई 40% को बाजू रख, वो तो मार्जिन में चला गया। 700 को तू 60% से मल्टीप्लाई कर, कितना आया 420 लाख। स्टॉक का फिगर है 525 और 420, 525 420 को ऐड किया 945 लाख का तेरा आंसर आ गया। सिंपल है कि सिंपल नहीं है, तूने कुछ नहीं करा। देख सर स्टॉक और डेटर का जो भी फिगर था ना, उसको तूने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, मैंने बोला मार्जिन के ऊपर वाले फिगर से। देखो पता चला स्टॉक को तूने किससे मल्टीप्लाई किया, बोले 75% से, क्योंकि 25% तो मार्जिन में चला गया। डेटर को तूने किससे मल्टीप्लाई किया, बोले 60% से, क्योंकि देख 40% तो मार्जिन में चला गया। बोले ठीक है सर, ये बेसिक सी बात करनी होती है इसमें, ठीक है। और मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देख लो सर, लास्ट क्वेश्चन। एक बात मैंने तुमको सिखाई थी, अगर तो कोई एडवांस स्लिपेज हो जाता है एनपीए में विद इन 12 मंथ्स ऑफ इट सैंक्शन, उसको मैं बोलता हूं क्विक या अर्ली मॉर्टेलिटी केस। ये क्या होता है पता है, आज सैंक्शन हुआ ना, आने वाले 12 महीनों में ही कुछ एनपीए बन गया। आज मैंने कोई लोन सैंक्शन किया और 12 महीने के अंदर अंदर ही एनपीए बन गया, यानी एनपीए विद इन 12 मंथ्स ऑफ सैंक्शन, यानी कि ये बहुत खराब हालत है। अब तुम मेरे को बताना, बड़े ध्यान से देखो, डेट ऑफ रिन्यूअल है ना, उसको काटा मार दो, वो मेरे लिए एकदम इररेलेवेंट है। डेट ऑफ रिन्यूअल इज इररेलेवेंट, ठीक है। बोले हाँ सर, डेट ऑफ रिन्यूअल तो मेरे किसी काम की नहीं है। अब देख क्या हुआ, चेक करो तुम 12 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ सैंक्शन। देखो सर सैंक्शन की डेट क्या थी, 10 मई, 1 जुलाई, 4 अप्रैल, 1 10। देखो सर ये रही सैंक्शन की डेट। सर ये 4 डेट देखो, तुम मेरे को बताओ ईयर एंड की डेट तुमको क्या लग रही है, कॉमन सेंस मानना सर। 10 मई के बाद कौन सी डेट पे ईयर एंड होगा, 10 मई 23 के बाद ईयर एंड की डेट तो आती है सर 31 मार्च 24, कॉमन सेंस। सिमिलरली 1 जुलाई के बाद कौन सी डेट आती है ईयर एंड की, बोले 31 मार्च 24 की डेट होती है ईयर एंड की। 1 अक्टूबर 23 के बाद कौन सी डेट होती है ईयर एंड की, बोले सर जनरली होती है 31 मार्च 24। तुम समझ रहे हो ईयर एंड की कौन सी डेट आने वाली है, यानी 3 केसेस में तो 31 मार्च 24 ही हो रहा है ना। हाँ ये देखो ये वाला जो केस है ना, इसमें तुम देखोगे तो बन रही है 31 मार्च 23 आने वाला ईयर एंड। तो मैं बोलूं एक को जाने दो, मेजोरिटी में तो क्या डेट आ रही है 31 मार्च 24, यानी अपने को ईयर एंड की डेट क्या कंसिडर करनी है सर 31 मार्च 24, ठीक है सर। अब बड़े ध्यान से सुनो क्या बोलता है, बड़े ध्यान से इसको देखना। बोलता है ये सारे खाते हैं ना एनपीए बन चुके हैं, सर्टेन अकाउंट्स बिकेम एनपीए विद इन शॉर्ट टाइम स्पेन। सुनो ये सारे खाते एनपीए बन चुके हैं, इसमें से कौन से खाते ऐसे हैं जो 12 महीने के अंदर अंदर ही एनपीए बन गए। तो देख सर 10 मई से लेकर के 31 मार्च, मैं बोलूं यार ये तो एनपीए देख 12 महीनों के अंदर अंदर ही बन गया। देख पहली बार सैंक्शन कब हुआ, बोले 10 मई को, और अभी देख ईयर एंड आया भी नहीं है, तू समझ रहा है, वो एनपीए बन गया। सैंक्शन कब हुआ 10 मई को, और ये सारे के सारे एनपीए बन गए। सर किसने बोला एनपीए बन गए, लिखा है सर्टेन अकाउंट्स बिकेम एनपीए, ये तो देखो इसी साल एनपीए बन गए 12 महीने के अंदर अंदर। सिमिलरली 1 जुलाई 23 अभी अभी एनपीए बन गया 12 महीने के अंदर अंदर। समझ गए क्या, देखो सैंक्शन अभी हुआ है और अभी एनपीए बन गया, लिखा है ना ऊपर चार्ट के ऊपर क्या लिखा है, सर्टेन अकाउंट्स बिकेम एनपीए, ये सारे एनपीए बन चुके हैं। सिमिलरली देख 1 अक्टूबर 23 से 31 मार्च 24 अभी अभी इसी साल एनपीए बन गया। खाली सी वाला जो केस है ना वो 4 अप्रैल 22 का है, यानी वो पुराना केस है 4 अप्रैल 22, वो 12 महीने के बाद एनपीए बना है। तो इसमें से क्विक मॉर्टेलिटी वाले कौन से हुए, ए बी डी, तो वही आंसर है ए बी एंड डी क्या है ना, क्विक मॉर्टेलिटी केसेस। तुम समझ गए सी क्यों क्विक मॉर्टेलिटी में नहीं आएगा, क्योंकि देखो 4 अप्रैल 22 को सैंक्शन हुआ था, उसके बाद वो एनपीए बना, मना नहीं कर रहा हूं, देखो ये सारे के सारे एनपीए बने, लिखा है बिकेम एनपीए, लेकिन है ना वो बाद में एनपीए बना है 2 साल के बाद, 4 अप्रैल 22 यानी 22-23 चल रहा था तब, ठीक है 22-23 फिर 23-24 ऐसे 2 साल हुए, बाकी ये सारे तो तुरंत ही बन गए 12 महीने के अंदर अंदर। और बोलते हैं क्विक मॉर्टेलिटी केसेस आर इंडिकेटिव ऑफ शॉर्ट कमिंग्स इन क्रेडिट अप्रेजल। क्विक मॉर्टेलिटी केस का क्या मतलब होता है ना भाई, कि भाई
कंपनी ने शॉर्टकमिंग कर दिया क्रेडिट अप्रेजल में, कंपनी है ना टाइम पे पैसा रीपे नहीं कर पाई, इसलिए वो जल्दी जल्दी एनपीए बन गई। ये चीज है ना एमसीक्यू में आ सकती है, शॉर्टकमिंग्स इन क्रेडिट अप्रेजल, ये टर्म को याद रख लेना, एमसीक्यू में आ रखा है, एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट है।